हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत। नाम स्मॉल है लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। हम अभी तक शुरू से जैसे माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट्स विच कम इन द एलिमेंट्री कैनाल, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे का जो पार्ट होगा, हमारे स्टमक के बाद का जो पार्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। इंटेस्टाइन का मेन काम पहले मैं आपको बता देता हूँ। फूड का मेन जो फूड हम कंज्यूम करते हैं दैट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना उस फॉर्म में नहीं होता है कि बॉडी में जाने के बाद तो आप उसका यूज़ कर सके। तो पहले फूड को उसके लायक बनाया जाता है ताकि वो यूज़ कर सके, बॉडी उसको यूज़ कर सके। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, खाने को उस लायक बनाते हैं ताकि फूड का यूज़ किया जा सके बॉडी में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मेन काम यही होता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ से फूड उस लायक बनने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो उनका यूज करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को टेक्निकली एंटेरिकस भी बोलते हैं। इधर आना पड़ेगा, इसको एंटेरिकस भी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर कभी भी आपको ENTER वर्ड मिले तो समझ जाइए दैट इज रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। याद रखिएगा आप, ये बात जरूर याद रखिए, आगे बहुत बार ये टर्म मिलेगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स छोटी आंत, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका सबसे लंबा पार्ट होता है और सबसे पतला पार्ट होता है। शुरू होता है ये पार्ट, पहले कुछ फीचर्स जान लेते हैं। लोकेशन लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है जो पेट का रीजन है हमारा, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं या एब्डोमेन सिंपली बोलते हैं। तो यहाँ इस रीजन में स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होता है। लेंथ की बात करेंगे अगर आप तो 6.25 से लेकर 6.5 यानी कि 6.5 मीटर तक लंबा होता है। और ये डिपेंड करता है आदमी का हाइट कितना है, उस पर भी वेरी करता है। आदमी ज़्यादा लंबा है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा हो सकता है, शॉर्ट है तो थोड़ा छोटा होगा। और इसी से मुझे याद आया कि कई बार हमें ये बात बताया जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है कार्निवोर में लंबा होता है या हर्बीवोर्स में लंबा होता है। कार्निवोर्स हम उन्हें बोलते हैं जो मांस खाते हैं, हर्बीवोर जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे साग सब्जी खाते हैं। आप जरा सोच के बताएं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हुज स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर और शॉर्टर। ऑप्शन में कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर दिया होगा, आप जरा सोचिए। 1 2 3 चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर एनिमल्स का ज़्यादा लंबा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, हम जो शाकाहारी खाना खाते हैं या फिर हर्बीवोर एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, बकरी, ज़ीब्रा, जिराफ, डियर, ये जो घास खाते हैं, घास में जो शुगर होता है वो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शुगर होता है, मतलब काफ़ी जटिल शुगर है, बहुत ही कंपाउंड। तो इसको डाइजेस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगता है मतलब अगर पाथ लंबा हो, रास्ता लंबा हो, तो वो समय लेकर के डाइजेस्ट होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो इजीली हो पाता है। और बाकी भी फूड्स हैं, एक्चुअली शाकाहारी भोजन को पचाना थोड़ा लंबा होता है। तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बॉडी में खाना लंबे समय तक रहेगा और ज़्यादातर उसका एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा। कार्निवोर एनिमल्स का इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर एनिमल्स। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन वेज खाना को पचाना ज़्यादा आसान है या फिर वेज को। आसान तो वेज को है, टाइम किस में ज़्यादा लगता है तो वेज खाने को ज़्यादा टाइम लगता है। इस बात को भी आप पॉइंट करेंगे, नोट करेंगे, ठीक। शेप की बात करिएगा तो थिन एंड कॉइल्ड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा होता है, शुरू में उतना कॉइल्ड नहीं होता है, जैसे जैसे आगे जाता है ये हाईली कॉइल्ड हो जाता है। ये 3 पार्ट मैंने बनाया, ये 1, ये 2, ये 3, आगे मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, फूड का डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो गया था, क्योंकि फूड में और बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स थे और कॉम्प्लिकेटेड भी थे, तो इसीलिए अलग अलग जगह पे फूड का अलग अलग न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ। माउथ से ही शुरू हो गया, स्टमक में हुआ, स्टमक के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन इसका लास्ट पार्ट है जहाँ पे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होना है, मतलब भोजन आपका यहाँ पे पूरी तरह से पचने वाला है।
अब इसके पहले जहाँ से भी फूड हो करके आया है वहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ है। कुछ फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए हैं, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिए गए हैं, कुछ फूड पार्शियली डाइजेस्ट किए गए हैं, मतलब आधे अधूरे। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ से पचे हुए खाने को ब्लड लेके जाएगा। अब अगर यहाँ पे कोई फूड नहीं पचा तो इसके बाद उसका डाइजेशन नहीं होना है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन वेयर फूड विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। ठीक, बात समझ में आई? इसके पार्ट्स होते हैं, है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ही, क्योंकि और फंक्शन वाइज, शेप वाइज, लेंथ वाइज इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। स्टमक के नीचे से ही स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। आप स्टमक को आप देखेंगे ना, मैं बहुत ही छोटा, जैसे कि मान लीजिए ये स्टमक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक मोटा सा पाइप शुरू होता है, इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, है ना। इसके बाद जेजुनम आता है, फिर उसके बाद हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इलियम। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है और ये इलियम है। ठीक है, ड्यूडेनम बहुत ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे थिकेस्ट पार्ट है, यानी कि द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। हिंदी में इसको पकवाशय बोलते हैं। ठीक, ये वाला ड्यूडेनम है। तो देखिए जरा, लेंथ इसका लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। शेप इसका ये सी शेप में होता है और ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका नाम ड्यूडेनम इसलिए पड़ा है, आप मेरे 10 उंगलियों को ऐसे देख सकते हैं, मैंने इस तरह से शेप बनाया, 2 उंगली और ऐड कर दीजिए आप, एक इधर से एक इधर से, तो 12 उंगलियों को मिला करके जो चौड़ाई बनेगा इतना ही चौड़ा होता है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का लेंथ 25 सेंटीमीटर, वाइडेस्ट एंड शॉर्टेड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। काम क्या होता है इसका, देखिए, एलिमेंट्री केनाल तो एक ट्यूब है जो ईसोफेगस से शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस पे जाके खत्म हो जाता है। इसके अगल बगल दूसरे भी पार्ट्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये तो स्टमक में ही प्रेजेंट है। दूसरे पार्ट्स कौन से हैं, तो लिवर है, पैनक्रियास है, ये मतलब आप इसको बोल सकते हैं एक्सेसरी पार्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, हेल्पिंग पार्ट्स, हेल्पिंग ऑर्गन। तो ये भी अपना जूस, अपना एंजाइम बना करके इसमें भेजते हैं। ठीक है, अब जो जूस, जो पार्ट, जो एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल में खुद बनेगा, इसको कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी जगह पे है, ये अपना जो भी मटेरियल बनाते हैं इनको इधर भेजना होता है। अब यहाँ पे लिवर और पेनक्रियास क्या करते हैं, लिवर बनाता है बाइल, लिवर बाइल बना करके स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल टेक्स प्लेस, द आंसर विल बी लिवर। मतलब बाइल का फॉर्मेशन किधर होता है, लिवर बोलेंगे। स्टोरेज पूछेगा, बाइल जमा किधर किया जाता है, सो गॉल ब्लैडर में। अब लिवर के पास उतना स्पेस नहीं है कि वो बनाएगा भी और स्टोर भी करेगा, तो उसने एक समझो स्टोरेज हाउस रख रखा है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे वो जमा करता है बाइल को बना के। सो बाइल जो है गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होगा, निकल के गॉल ब्लैडर से जाएगा। और पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं और यही एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करेंगे। इस वीडियो के बाद लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो फिर से इनको समझेंगे, स्ट्रक्चर तो नहीं समझेंगे, ये जो एंजाइम्स बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनली आखिर होता क्या है, तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा ना, बाइल को इस डायरेक्शन में आगे की ओर भेजेगा और ये बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल। अब यहाँ ये है आपको पेनक्रियास। सो पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर बाइल दोनों साथ में मिलकर के ड्यूडेनम में छोड़ते हैं। फूड जैसे इधर से पास होगा, फूड जैसे इधर से पास होगा, ये इसके साथ साथ अपना दोनों जूस जो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास है इसमें छोड़ देंगे, सिक्रीट कर देंगे, ताकि ये डाइजेशन में जो भी इनका काम है वो कर सके। बात समझ? तो जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट और ये तो आपको गॉल ब्लैडर, ये तो पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, और ये जो ये यहाँ से दोनों अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं ये वाले एरिया में, गॉल ब्लैडर में, अब माफ़ करेंगे ड्यूडेनम में। तो ये वाला जो ओपनिंग है जहाँ से ये दोनों जूस ड्यूडेनम में आ रहे हैं, इस ओपनिंग को, इस दरवाजे को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट आप बोल सकते हैं। डक्ट एक्चुअली ये है,
डक्ट तो ये है, एम्प्यूला आपका ओपनिंग है। एम्प्यूला का मतलब होता है कि कोई चीज़ जहाँ पे खुल रहा है, देखिए ये आपका डक्ट है और ये आपका ओपनिंग है, तो ये जो फुला हुआ जो स्वेलिंग पार्ट है इसको बोलते हैं एम्प्यूला। क्लोज होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, खुलता है, बंद, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, जब ज़रूरत पड़ती है खुलता है, तो ये एम्प्यूला है, ये डक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ये बात क्लियर है आपका। सो शेप इसका शी शेप है। फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर से बाइल और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस फूड में मिक्स कर दिए जाते हैं। आयरन का मेनली एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, ये बात आपको नोट करने वाली है। ठीक है, आयरन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड हियर। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है जेजुनम। जेजुनम ड्यूडेनम के बाद आता है ये आपको इलियम से थोड़ा सा थिक होगा। इलियम जेजुनम जो है थोड़ा सा इलियम से थिक होगा, यानी कि इलियम थिनेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, और थोड़ा उससे कम कोइल्ड होगा। कोइल्ड का मतलब होता है ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप में होना। लेंथ की बात करोगे आप तो इसका लगभग 2.5 मीटर 2.5 मीटर इसका लेंथ है। ये बहुत ही ज़्यादा वास्कुलर होता है। वास्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और इसकी वजह से रेडिश भी होता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो इसकी वजह से इसका कलर थोड़ा रेड होता है। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो क्यों हैं, क्योंकि ब्लड को यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करके लेके जाना है, यानी कि मेनली फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय द ब्लड। ठीक, उसके बाद फंक्शन इसका क्या है, तो मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव इलियम। अगला पार्ट आपका इलियम है। लेंथ आपका 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट हो जाएगा। शेप की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होगा, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होगा ये, और ये थिनेस्ट पार्ट होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का। फंक्शन, अब बचा कुचा जो भी डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, विटामिन मिनरल्स या भी जो भी बचे कुचे फूड है यहाँ पे एब्जॉर्ब भी कर लिए जाएंगे। रिमेनिंग फूड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कॉन्सेप्ट। कहीं पे भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखिएगा ना, ऐसे 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 कॉइल्ड, घुमा हुआ, सीधा नहीं, उसका एक ही पर्पस होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। इस सरफेस एरिया क्या होता है, अब ज़रा इस चीज़ को देखिए। मान लीजिए ये लाइन मैंने एक ड्रॉ किया, और जो भी एरिया ये कवर कर रहा है, मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए लाइन ए है और ये मान लीजिए बी है, जिग जैग लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो आप देखेंगे दोनों ने एरिया बराबर कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे वाले लाइन को खोलेंगे ऐसे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यानी इसका सरफेस ज़्यादा है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे मोती चिपका दोनों लाइन में, तो जितना भी मोती यहाँ पे चिपकेगा उससे ज़्यादा मोती जो है यहाँ लग जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए इसको कलर करने के लिए कहूँ, तो आप जो भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जितना अमाउंट में भी, उससे ज़्यादा कलर इसमें लग जाएगा कलर करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इसने ये घूम घूम करके जो है एरिया कम कर लिया है, सरफेस बढ़ा लिया है। तो इसका काम क्या है, ऐसे सरफेस एरिया, ऐसे जो भी क्या कहते हैं उसको, सरफेस होते हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं, उनका काम होता है किसी भी चीज़ को या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को रिलीज करेंगे, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है मेनली यहाँ पे, तो फूड को डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के लिए इनको एंजाइम बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम बना करके इसमें छोड़ेंगे, और फूड को एब्जॉर्ब भी करना है। तो जितना लंबा होगा, जो सरफेस है जितना लंबा होगा, उतना ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब हमारे बॉडी में स्पेस तो लिमिटेड है, अब उसी स्पेस में किसी तरह से बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बेली डांस नहीं कर रहा यार, ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये घूम करके फूड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इससे एक और फायदा होता है फूड को, कि अगर मान लीजिए ये सीधा है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा, तो फूड सटाक से ऊपर से नीचे चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसे होगा तो फूड का जो मूवमेंट है ये थोड़ा स्लो होगा। तो फूड का मूवमेंट जितना स्लो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको उतने अच्छे से ही डाइजेस्ट कर पाएगी, पचा पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा तो इसको एब्जॉर्ब भी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन कर पाएगी। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप। अब जो भी चीज़ का ऐसा शेप हो, बात समझे, तो ये कॉइल्ड शेप इसकी वजह से होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अब अगर मैं इसको एक और काम करूँ, अब मैं और इसको ऐसे ऐसे कर दूं, कुछ स्ट्रक्चर्स बना के और यहाँ पे लगा दूं, अब जरा सोचिए और कितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फिर इसके ऊपर भी और ज़्यादा बना दो तो और क्या होगा, समझिए ज़रा। तो इस तरह से आपका बॉडी डिज़ाइंड है। हम ह्यूमन बींग्स काफ़ी यूनिक हैं बच्चों, बहुत यूनिक हैं।
आपको मालूम है करोड़ों साल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पे बने हैं उनमें सबसे लेटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमन बींग्स हैं। धरती पे आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखिए, सारे आपसे पहले आ चुके हैं, सारे के सारे। इसका क्या मतलब है? आप सबसे लेट आए हैं, और जो सबसे लेट आता है वो लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में आता है, मतलब उसके बाद अभी कोई नहीं आया। और जो सबसे लेट आएगा दैट मीन्स उसमें सारे के सारे मॉडर्न फीचर्स होंगे। जो मोबाइल सबसे लेट आता है उसमें सारे फीचर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे जितने भी मॉडर्न फीचर्स होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। तो नेचर ने हमें बनाने के लिए 400 करोड़ साल लगाया। क्यों? ताकि हम आएंगे धरती पे ना, तो सारे जीव जंतुओं के फीचर्स को लेके आएंगे और बाकी दूसरे जीव जंतुओं का ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए ज़रा, हम क्या कर रहे हैं? अपने अकॉर्डिंग पृथ्वी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं है? उधर कोई आर्टिफिशियल सन बना ले रहा है, उधर कोई आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना ले रहा है अपने अकॉर्डिंग। मतलब यार क्या कर रहे हो तुम लोग? चलने दो पृथ्वी को। इसीलिए तो पृथ्वी गुस्सा करती है, तो इतना ज़्यादा त्राहिमाम करती है, इतना ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ डिजास्टर्स लेके आती है। देखो ठीक है, हम लोग सबसे अच्छे ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के, तो ये हमारा ड्यूटी भी तो बनता है कि आने वाले जनरेशन के लिए पृथ्वी को उस लायक रहने दें, ताकि रिसोर्सेज को छोड़ दें, ताकि आने वाला जनरेशन भी ठीक से कुछ धरती वर्ती देख ले, समझ के जाए। लेकिन हम काहे को मानेंगे? आखिर इंसान है। तो हमें अब जरा सोचिए ना, आपका बॉडी कितना यूनिक है। कौन से इंजीनियर ने बनाया है हमें? इस नेचर ने बनाया है। कितना साल लगाया इसने हमें बनाने में। लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है इन सब चीज़ों को देखने का? हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ समझते हैं? ज़रा सोचिए। तो पहले आप किसी दिन अपने बॉडी को निहारिए, अपने बॉडी के सिस्टम को देखिए। क्या आप अभी अपने पेट को बताते हैं खाना पचाओ मत पचाओ? क्या आप अपने हार्ट को बोलते हैं धड़को मत धड़को? क्या इंटेस्टाइन को बोलते हैं खाना मत पचाओ पचाओ? इनको पता है कब खाना पचाना है, कब नहीं पचाना है। लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर घुस रहे हैं। आपका बॉडी आपको बिना बताए उनसे फाइट कर रहा है, आपको बचा रहा है। और आप बहुत जिद्दी, नहीं खाना ही है बाहर का, है कि नहीं? घूमना ही है, गंदगी में जाना है। जब बीमार पड़ेंगे तो देखेंगे होगा। तो ये गलत सोच है ना? बॉडी को यार जिंदा रहने दो। तुम्हारा बॉडी तुम्हें बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कारनामे कर रहा है, क्या क्या कारनामे कर। बीमार पड़ोगे तभी फील होगा कि तुम बीमार पड़े हो। ऐसा नहीं है। बॉडी तुम्हें हर सेकंड बचा के रखता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन पैथोजन से जो बीमारी फैलाने के लिए एकदम सेकंड पर सेकंड तैयार है तुम्हें। तो अपने बॉडी को ज़रा बचा के रखो। हम लोग भी रिसोर्स बन सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी के लायक हैं, हमें कोई यूज़ कर सकता है, हम रिसोर्स हैं। तो ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम अपने आप को और दूसरे को स्वस्थ रखो और पृथ्वी को भी स्वस्थ रखो। आते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। सो ये है तुम्हारा अब बात करेंगे जेजुनम का, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इलियम 3.5 मीटर लंबा, हाईली कॉइल्ड, फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग फूड। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतर। अब देखो, फूड तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, माउथ से ही शुरू हो गया उसका डाइजेशन। खाने के साथ ना बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते। अभी वो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे बॉडी में जितने सेल्स नहीं है ना, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया है। तुम्हारे बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में अगर उसका वेट साइज सब ठीक है तो लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन, उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया है, उससे भी ज़्यादा। हर जगह बैक्टीरिया है, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। तो चलो, बॉडी के अंदर जो रह रहा है वो तो फ्रेंडली है, रहते रहते उसको भी आदत लग गया है, हमको भी आदत लग गया है, बीमार नहीं करेगा, साथ मिल करके हम काम करते हैं, डील हो गया हमारा। लेकिन नया कोई बैक्टीरिया या बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया बॉडी में बाहर से घुसे तो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को बनाने लगता है, तो हमको पसंद नहीं होता, तो हम उसको मारने के लिए बॉडी के सिस्टम को चेंज कर देते हैं, फीवर लगा देगा बॉडी। तो ये इसी को बोलते हैं बीमारी, डिसीज। बीमारी कुछ है नहीं, बैक्टीरिया तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, बॉडी को पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो अपने ढंग से बॉडी को चलाना चाहेगा। अब बॉडी उसको मारने के लिए अपने सिस्टम को चेंज करेगा, अपने काम करने के तरीकों को बदलेगा, तो हमको रास नहीं आएगा, तभी हम बोलते हैं हम बीमार हैं। उसके बाद हम आराम करने लगते हैं, छोड़ देते हैं बॉडी को, 2-4 दिन ऑफिस जाना बंद कर देंगे, घर पे रुक जाएं। क्यों? हम बॉडी को कहते हैं, अंदर जो सिस्टम पल रहा है उसको बोलेंगे अब तुम मार, है ना? मतलब बॉडी हमसे कहता है भाई 2-3 दिन रुक जा, मुझे इनको मार लेने दे, फिर जाना काम पे। तो बैक्टीरिया आ ही जाते हैं। अब देखो किस तरह से सिस्टम जो है हमारा बॉडी का काम करता है। माउथ में बैक्टीरिया गया,
अब ये माउथ का जो माउथ में सिस्टम है हमारा, जैसे सलाइवा, लार में एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है बैक्टीरिया को स्पेशली मारने के लिए बनाया था। तो मुंह में बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करी जाएगी। मुंह से भी कम वक्त बच गया तो पेट में जाएगा। पेट मतलब स्टमक में। स्टमक में बनता है एसिड, आपको मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली एसिडिक सब्सटेंस। अब वहां से बेटा बचे तो एसिड से तो मर ही जाओगे, वहां से भी बच गए तो आगे का रास्ता तुम्हें तय करना है। स्टमक से फूड जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जहां पे पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रियाटिक जूस, लिवर से बाइल, ये दोनों बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। बेस में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। अभी जो बैक्टीरिया बचा होगा यहाँ मर जाएगा। इसके बाद वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनको मारने का पूरा प्रबंध कर रखा गया है। बात समझ रहे हो? बॉडी के हर सिस्टम में, हर पार्ट में, इवन हर सेल के पास एक सोल्जर तैयार रहता है कि आओ तो तुम्हें मारूंगा मैं। जरा सोचिए कि इतने कड़े सिस्टम के बावजूद भी, इतना हार्ड डिफेंस सिस्टम के बाद भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप जरा शर्म करिए, कितने लापरवाही से आप काम कर रहे हैं, क्या बीमार पड़ जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको पेयर्स पैचेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनको बोलेंगे आप लिम्फ नोड्यूल्स। लिम्फ वर्ड जहां भी देखने को मिल जाए, ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि WBC को बनाने के काम आते हैं। और बचपन में 7-8 में आपने पढ़ा होगा कि WBC वैसे सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जो खासकर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को मारने के काम आते हैं। तो जैसे तैसे फूड यहाँ पे पहुंचा अगर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेयर पैचेस जो हैं ये उनको WBC बना के मारने का काम करते हैं। तो ये क्या है? तो कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज विच आर टुगेदर कॉल्ड पेयर्स पैचेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग पैचेस कौन सा होता है? धब्बा। तो आपको रफ स्ट्रक्चर दिखेंगे इधर इधर, मेनली जेजुनम में प्रेजेंट होता है। तो पेयर पैचेस का काम क्या है? टू किल पैथोजेंस। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा जाता है तो अंदर से कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके भीतर क्या होता है ना, मैंने बताया ना आपको, ये तो ऐसे ऑलरेडी कॉइल्ड ही है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये और ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। मेन काम इनका यही होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद भी विलाई के ऊपर और छोटे छोटे विलाई होते हैं जिनको माइक्रो विलाई बोलते हैं, है ना। विलाई के ऊपर विलाई, माइक्रो विलाई। वैसे विलाई, बहुत बच्चा लोग सुन रहा होगा बिलाई। बिहार में कैट को बिलाई भी कहा जाता है। तो ये बिलाई नहीं है बच्चों, ये विलाई है। और विलाई का सिंगुलर फॉर्म विलस होता है। अब उसके बाद मैंने लिखा है कि सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल्स। इसका मतलब क्या है? अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। और वैसे भी आजकल दुनिया में किसकी ज़रूरत है? जिसकी ज़रूरत नहीं उसको तो आदमी ख़त्म ही कर देते हैं ना। यही तो ट्रूथ है, मैं कर क्या सकता हूँ, जगह है नहीं। अब ज़रा देखिए, मान लीजिए कि ये विलाई है, तो इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बहुत ही खास तरह के सेल्स से सप्लाइड होता है अंदर, सिंपल एपिथीलियम से। ये एपिथीलियम टिश्यूज जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं और स्पेशली डिज़ाइन करे जाते हैं किसी भी चीज़ के मूवमेंट के लिए, डिफ्यूज करके चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर चली आती हैं। ठीक है, तो याद रखिए जहाँ पे भी डिफ्यूजन होना है, मतलब सब्सटेंस को अक्रॉस जाना है, वहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इस तरह का एक टिश्यू होता है सिंपल एपिथेलियल का, सिंपल एपिथेलियम होता है। और ये ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। अब फूड आपको कहाँ है? तो ये आपका अपर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर मैं आपको ऐसे बनाऊँ तो फूड यहीं पे डाइजेस्ट हो रखा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फूड यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ब्लड अब मुझे जल्दी तुम लेके जाओ यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से इस जो मॉलिक्यूल है इसको इधर से इधर आना है। दैट मीन्स ब्लड वेसल इनको यहाँ से लेकर के, मान लीजिए ये कोई टिश्यू है तो यहाँ पे लेकर के जाके दे देगा। तो यानी कि फूड को यहाँ से यहाँ आना है। लेके कौन जाएगा? ब्लड। किसके थ्रू? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ब्लड वेसल्स क्या हैं? तो ये ट्यूब्स हैं, पाइप, जिनके थ्रू ब्लड घूमता है पूरे बॉडी। ब्लड पूरे बॉडी में खाली नहीं घूमता है, पाइप में घूमता है। किस तरह से हमारे छत के ऊपर टैंक लगा होता है, उस पर से पाइप निकला होता है। अब जहाँ जहाँ हमको पानी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम ट्यूब का सप्लाई कर देते हैं। ठीक उसी तरह से बॉडी ऑर्गन में जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पाइप जाता है।
आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना, आप खुद देखिए, ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो ब्लड वेसल का एक टाइप है जिसको वेन बोलते हैं। हार्ड वाला स्ट्रक्चर इसको आर्टरी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि थोड़े थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। अब ऑर्गेन्स के भीतर इतना मोटा ट्यूब घुसेगा तो छेद हो जाएगा, तो इसलिए ये वेसल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं किसी भी ऑर्गन में घुसने से पहले, बहुत थिन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। दे आर एज थिन एज द हेयर, बाल की तरह पतले होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये बाल जैसे कैपिलरीज जाते हैं, ब्लड को लेके जाते हैं, फिर वहां से फूड को डिफ्यूजन प्रोसेस से लेके चले आते हैं। अब डिफ्यूजन कैसे होता है जरा देखिए, छोटा सा मैं आपको एक डेफिनेशन से बताऊंगा। डिफ्यूजन आखिर होता क्या, मान लीजिए ये एक सरफेस है, और यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ही सरफेस है, फूड का डाइजेशन इधर हो चुका है, और इधर से ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आ रहे हैं, ये आरबीसी वगैरह, ये प्लाज्मा है और ये ब्लड वेसल्स है। खाने को, डाइजेस्टेड फूड को इधर से इधर जाना है, देखिए कोई ले के नहीं जाएगा यहाँ से। अब एक बात बताएं, मैं इधर से मार्कर को छोड़ूंगा ऐसे, तो क्या मुझे यहाँ फेंकना पड़ा है, कोई लेके गया इसको, अपने आप चला गया है, यानी कि ग्रेविटी इसको खींच लिया। क्यों? क्योंकि मैं हाई से लो इसको छोड़ा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो उसी तरह से किसी भी मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा से कम की ओर होता है। अगर फूड किधर भी ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़ किधर भी ज़्यादा होगा तो वो कम की ओर अपने आप भाग जाएगा। तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा ज़्यादा होगा, तो इधर से फूड किधर की ओर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाएगा, माफ़ करेंगे ब्लड वेसल्स की ओर जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल में खाना इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, खुद होता है। पैसिव का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है फूड को खींचने के लिए, ठीक है। फूड क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो अपने आप सटाक से ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। एक चीज़ यहाँ पे अलग जो आपको याद रखना पड़ेगा वो होगा आपको लैक्टियल्स, जो कि नीट में पूछा है, कई बार पूछ देता है। लैक्टियल्स क्या होते हैं? लैक्टियल्स आर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ ब्लड का ही पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में WBCs प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कैरी आउट करने के लिए ना स्पेशल अलग से लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स तो नॉर्मली अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके लेके चला जाता है। बच जाते हैं फैटी एसिड्स यानी मोनोग्लिसराइड्स, इनको एब्जॉर्ब करके लेके जाने के स्पेशल वेसल्स होते हैं जिनको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फैटी एसिड्स को, जिनको काइलोमाइक्रॉन्स भी बोलते हैं या माइसेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो लैक्टियल्स से फैटी एसिड्स, काइलोमाइक्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बाद में जाकर के ब्लड को दे देते हैं, लेकिन यहाँ से लैक्टियल्स ही लेकर के जाते हैं। सो ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जस्ट टू डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली एंड एब्जॉर्ब द एंटायर फूड, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट करके यहाँ से एब्जॉर्ब करके लेके जाएंगे, और बॉडी को ब्लड जो मतलब जो ब्लड है यहाँ से लेके जाएगा, बॉडी के सारे पार्ट्स को पहुँचा देगा और बॉडी उसका यूटिलाइज कर लेगा। सो हियर डाइजेशन कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डीकोड करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स whoever needs it। जिसको भी ज़रूरत है आप शेयर वगैरह करिए, है ना। और मेहनत करते रहिए, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। और क्यों आसान होगा, इतने सारे लोग, लाखों बच्चे जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कि बाकी जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो डॉक्टर बन जाएगा। और अच्छी बात है, काबिल बनेगा तो ही तो अच्छा होगा, क्योंकि आप डॉक्टर्स को धरती पे दूसरा भगवान माना जाता है ना। तो आप डॉक्टर मतलब क्या कहते हैं उसको, किताब पढ़ने के लिए डॉक्टर मत बनिए। आपके दिमाग में पहले से ये सेट होना चाहिए कि मुझे आदमी का इलाज सही ढंग से करना है, तो मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको हर चीज़ ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, महसूस करना होगा, पेशेंट का प्रॉब्लम देखना होगा। तो केवल देखो, बॉडी पार्ट्स को पढ़ के आप सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, कई बार आपको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।